सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष का जो प्रश्न पत्र चतुर्थ है यानी पाठ्यक्रम में भाषा, इससे संबंधित जो मुख्य परीक्षा 2024 में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि चतुर्थ जो प्रश्न पत्र है इस प्रश्न पत्र में से कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमें मुख्य परीक्षा के लिए यानी तैयार करने हैं, याद करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों में 3 भागों में विभाजित होगा। खंड ए, ब और स। जो खंड ए होगा खंड जो ए है इसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा यानी कुल 20 अंक का होगा। और यहां आपको खंड ए में 10 के 10 प्रश्न करने हैं, वो अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय उत्तर के शब्दों की जो सीमा होगी वो 50 शब्दों तक यानी प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 आपको यही दिया जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या निम्नलिखित सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम में जब भाषा की बात की गई है तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि भाषा का अर्थ लिखिए कि भाषा है क्या। तो पहला प्रश्न है भाषा का अर्थ लिखिए। कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा से आप क्या समझते हैं। और भाषा के अंदर जो वाचन है, जो पठन है, उससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि द्रुत पठन से आप क्या समझते हैं। द्रुत पठन से आप क्या समझते हैं। जो भाषा है, भाषा एक संचार का माध्यम है यानी एक संप्रेषण है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो संप्रेषण होता है वो क्या है या संप्रेषण किसे कहते हैं। संप्रेषण क्या है। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा सकता है कि जो भाषा है, भाषा के अलग अलग रूप हैं। मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, राजभाषा है। तो किन्हीं भाषा के जो स्वरूप हैं उनमें अंतर पूछा जा सकता है। तो आपसे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में क्या अंतर है ये पूछा जा सकता है। मातृभाषा से अभिप्राय क्या है कि जब बालक का जन्म होता है और अपने संपर्क में आने वाले लोगों से यानी अपने माता पिता, समाज, घर परिवार के लोगों के संपर्क से जिस भाषा को बालक सीखता है वो मातृभाषा है। तो आपसे पूछा जा सकता है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में क्या अंतर है। क्षेत्रीय भाषा यानी कहने का अभिप्राय है कि हमारा जो देश है वो विविधता में एकता का देश है। कहने का अभिप्राय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोलियां हैं, वो प्रचलित हैं। और जो कोई क्षेत्र विशेष के अंदर जिस भाषा को बोला जाता है वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती हैं,
क्षेत्रीय भाषा कहलाती हैं। जैसे पंजाब का क्षेत्र है, वहां पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाबी वहां की क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। इसी तरह अगर तमिलनाडु के अंदर तेलुगु बोली जाती है, तो वो वहां की क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। इसी तरह कन्नड़ है, महाराष्ट्र में मराठी है, तो ये सारी क्या है? क्षेत्रीय भाषाएं। तो आपसे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में अंतर पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति है तो भाषा को लेकर के, यानी कुछ व्यक्ति 2 या 3 4 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, कुछ ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, कोई क्षेत्र विशेष की भाषा होती है, कोई राज्य विशेष में प्रचलित भाषा होती है, कोई राष्ट्र स्तर की भी भाषा होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बहुभाषिता से आप क्या समझते हैं, या बहुभाषिता क्या है? बहुभाषिता क्या है, या ये कह सकते हैं कि बहुभाषिता से आप क्या समझते हैं, या ये कह सकते हैं बहुभाषिता को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद में भाषा को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि प्राप्त की जाती है, जिसे हम शैक्षिक उपलब्धि कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि प्राप्त की जाती है, जो प्रगति की जाती है, उसको शैक्षिक उपलब्धि कहा जाता है। तो शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि क्या है। शैक्षिक उपलब्धि क्या है, या शैक्षिक उपलब्धि के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा जा सकता है शैक्षिक उपलब्धि के बाद में कि जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति से अभिप्राय है विचारों को प्रकट करना, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति के विचारों को ग्रहण करना, यानी हम विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं वही क्या है? अभिव्यक्ति है। तो पूछा जा सकता है कि अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है? अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है, और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर के संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान क्या छूट देता है, यहाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए कि बात भाषा की आ रही है, तो भाषा का जो एक शिक्षक है, तो भाषा का शिक्षक बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए, या ये पूछा जा सकता है कि भाषा शिक्षक में किन गुणों का होना आवश्यक है। प्रश्न दिया जा सकता है भाषा शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए। कि एक भाषा के आप शिक्षक बन रहे हो तो किन किन गुणों का आप में निहित होना आवश्यक है। और भाषा या विचारों का आदान प्रदान है वो कब होगा? जब उच्चारण किया जाएगा, यानी ध्वनि का क्या होगा? उच्चारण होगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उच्चारण से आपका क्या अभिप्राय है। उच्चारण से आपका क्या अभिप्राय है। कहने का अभिप्राय है कि उच्चारण से यानी विभिन्न प्रकार के जो वर्ण हैं, जिनमें स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं,
उनका जो उच्चारण है वो हमारे जो स्वर तंत्र हैं, कौन से स्वर तंत्र से कहां से यानी होता है, तो इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि उच्चारण से आपका क्या अभिप्राय है, या उच्चारण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, जब यहां भाषा की बात चल रही है तो आप एक शिक्षक हैं, और एक शिक्षक होने के नाते यानी बालकों की जो ध्वनि है, उस ध्वनि की जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप बालकों के उच्चारण की कह सकते हैं, बालकों के उच्चारण की ध्वनि अशुद्धियों को उच्चारण की ध्वनि अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं। कि बालक हैं वो भाषा को लेकर जो यानी ध्वनि का जब उच्चारण करता है तो उस ध्वनि को अशुद्ध रूप से उच्चारित कर रहे हैं। तो आप एक भाषा शिक्षक होने के नाते यानी किस तरह के प्रयास करेंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे, और किस तरह से उस बालक की ध्वनि अशुद्धता है उसको दूर कर सकते हैं। तो ये आपके जो खंड अ है, पहला जो खंड है, इसमें इस तरह के 10 प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा, और कुल 20 अंकों में खंड अ के। इसमें जो 10 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने आपके लिए अनिवार्य होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। कम से कम 50 शब्दों में उत्तर की जो शब्द सीमा है वो होनी चाहिए। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दूसरा जो खंड है, खंड ब, इस खंड में आपको 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, और कुल 30 अंकों में। यहां आपको विकल्प के रूप में भी प्रश्न दिए जाएंगे, अथवा के रूप में। तो आप मूल प्रश्न को कर सकते हैं, या फिर अथवा में दिया हुआ प्रश्न है उसको भी कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा के अंदर जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, उस क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा जा सकता है कि भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। जैसे ये मूल प्रश्न दे दिया गया, अब इसके विकल्प के तौर पर अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। दोनों में से आप कोई भी एक प्रश्न कर सकते हो। तो इसके अथवा में भी प्रश्न आपको दिया जाएगा कि त्रिभाषा सूत्र, जो त्रिभाषा सूत्र है, इससे संबंधित प्रश्न दिया जा सकता है कि त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण है वो अपने शब्दों में करें। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए, आपको बताया भी गया है कि त्रिभाषा सूत्र है वो किस आयोग की अनुशंसा पर लागू हुआ था, या किस शिक्षा नीति के तहत लागू हुआ था, और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान बताया गया था।
तो त्रिभाषा जो सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण आपको अपने शब्दों में करना है। त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। अब यहां दो प्रश्न दिए गए हैं, मूल प्रश्न और दूसरा विकल्प के रूप में अथवा में प्रश्न। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आप यहां कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो वाचन है, वाचन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाचन का अर्थ बताते हुए इसकी प्रक्रिया को समझाइए कि वाचन क्या है, वाचन का अर्थ क्या है और वाचन के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे वाचन है, मौन वाचन भी है, एक सहस्वर वाचन है। वाचन के दो प्रकार हैं, लेकिन पहले आपको यह बताना है कि वाचन का अर्थ क्या है और उसके बाद में उसकी प्रक्रिया को समझाना है। तो प्रश्न कैसे दिया जाएगा कि वाचन का अर्थ बताते हुए इसकी प्रक्रिया को समझाइए। वाचन का अर्थ बताते हुए इसकी प्रक्रिया को समझाइए। और इसके अथवा के रूप में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में आपसे प्रश्न दिया जा सकता है कि जो मौन वाचन और सहस्वर वाचन है उसमें अंतर पूछा जा सकता है कि मौन वाचन और सहस्वर वाचन में अंतर स्पष्ट कीजिए कि मौन वाचन और सहस्वर वाचन दोनों में क्या अंतर है। इनके गुण दोष पूछे जा सकते हैं कि मौन वाचन के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, सहस्वर वाचन के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं। तो दोनों में अंतर आपको ज्ञात होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए। तो यहां जैसे हमारा राष्ट्र जो भारत है, भारत देश है, भारत देश में के संदर्भ में जो बहुभाषिता है, यानी बहुत प्रकार की भाषाओं का यहाँ प्रचलन है और उस बहुभाषिता को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता क्यों है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में बहुभाषिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है। और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। और बात है मुख्य परीक्षा की, तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने यह सूचना दे दी है कि 15 जून के बाद आपका जो परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो घोषित कर दिया जाएगा। टाइम टेबल है वो प्रकाशित हो जाएगा। तो जैसे ही जुलाई है, जुलाई 2024 का प्रथम सप्ताह है, उसमें आपके बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर हैं वो शुरू होने हैं। तो आप अभी आपके पास में समय पर्याप्त है, आप अच्छे से तैयारी करें। इसके अथवा में भी आपको प्रश्न
दिया जा सकता है कि हिंदी भाषा के संबंध में जो मानकीकरण है, उस मानकीकरण की आवश्यकता है वो क्यों है। अथवा में क्या दिया जा सकता है कि हिंदी भाषा के संबंध में मानकीकरण की आवश्यकता क्यों है। यानी प्रत्येक भाषा के लिए जो लिपि के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उनको उनके लिए मानक निर्धारित किए जाते हैं ताकि उस चिन्ह का यानी सभी जगह एक जैसा उच्चारण हो सके। तो आपसे प्रश्न दिया जा सकता है कि हिंदी भाषा के संबंध में जो मानकीकरण है, उस मानकीकरण की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। अब भाषा के जो रूप हैं, भाषा मौखिक भी हो सकती है, भाषा लिखित भी होती है, भाषा सांकेतिक भी होती है। तो यहाँ मौखिक और लिखित भाषा को लेकर के आपके पाठ्यक्रम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लिखित अभिव्यक्ति है, उस लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। कि जैसे ही लिखित अभिव्यक्ति करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं, तो आपको शिक्षण में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो बतानी होती है। तो लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण में लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी, इन कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान दें। और इसके अथवा में आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि भाषा का जो शिक्षण है, उस भाषा के शिक्षण में भाषा जो प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला की क्या उपयोगिता है। यानी भाषा का जब शिक्षण करवाया जाता है तो भाषा शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित एक प्रयोगशाला होती है, जहां हम शुद्ध ध्वनि का यानी उच्चारण है वो निर्धारित कर सकें, शुद्ध ध्वनि है उसको हम सीख सकें, बालकों को सिखा सकें। तो आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा शिक्षण में जो भाषा प्रयोगशाला है, उस भाषा प्रयोगशाला की क्या आवश्यकता है या क्या उपयोगिता है। भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला की क्या उपयोगिता है। यानी भाषा का शिक्षण करवाते समय या भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में जो भाषा प्रयोगशाला है वो किस प्रकार से उपयोगी है। प्रश्न संख्या 6 देखिए। जो ध्वनि है, ध्वनि में विभिन्न प्रकार के जो विकार होते हैं, तो एक भाषा का जो शिक्षक है उसको ध्वनि विकारों का ज्ञान होना चाहिए, उसकी पहचान करने का तरीका होना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि विकारों को आप किस तरह से पहचानेंगे। ध्वनि विकारों को आप किस तरह से पहचानेंगे। ध्वनि विकारों को आप
किस तरह से पहचानेंगे, और इसके अथवा में आपको फिर प्रश्न यहां दिया जाएगा। अब यहां जो भाषा है, तो भाषा की जो व्यक्ति है, जो एक भाषण का रूप लेती है, तो आपको भाषण अभिभाषण में अंतर भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, भाषण से संबंधित आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाषण से क्या अभिप्राय है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, अथवा में पूछा जा सकता है भाषण से क्या अभिप्राय है, या भाषण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके दूसरा जो खंड ब है, इसमें यहां आपको इस तरह से 5 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा वो 6 अंक का होगा। कुल जो यह खंड होगा वो 30 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के अथवा में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा। तो मूल प्रश्न या विकल्प के रूप में दिया हुआ जो प्रश्न है, उनमें से किसी भी एक प्रश्न को आप कर सकते हैं। यहां पर आपको जो उत्तर देने होंगे, उत्तर के शब्दों की जो सीमा होगी वो कम से कम 200 शब्दों में हो। 200 शब्दों में आपको यहां उत्तर देना है प्रत्येक प्रश्न का। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, खंड ए और खंड ब के बाद में, खंड ए आपका 20 अंक का है, खंड ब 30 अंक का है। अब जो तीसरा जो खंड है, तीसरा जो पार्ट है स, यहां आपको 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा और कुल ये 30 अंक का होगा। यहां जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो निम्नात्मक प्रश्न होंगे, और निम्नात्मक प्रश्न यानी आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय शब्दों की जो सीमा है वो 500 शब्दों में उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि मौखिक भाषा की विधियों का उल्लेख मौखिक भाषा की विधियों का उल्लेख, यानी मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए हम किस किस प्रकार की विधियां हैं उनको काम में लेते हैं। तो मौखिक भाषा की विधियों का उल्लेख और भाषा तथा समाज में संबंध स्पष्ट कीजिए कि भाषा और समाज जो है उनमें आपस में क्या संबंध है। संबंध स्पष्ट कीजिए, यानी मौखिक भाषा की विधियों का उल्लेख करना है, कौन कौन सी विधियां हैं। उसके बाद में आपको यह बताना है कि भाषा और समाज है उनका आपस में दोनों में क्या संबंध है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा जा सकता है कि मौखिक जो संप्रेषण है उससे आप क्या समझते हैं। मौखिक संप्रेषण
यानी मौखिक रूप से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? इसके अलावा मौखिक संप्रेषण के जो गुण दोष हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके मौखिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए कि मौखिक संप्रेषण के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से इसमें दोष हैं। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा जा सकता है कि मौखिक व्यक्ति के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उस पक्षों को बताते हुए उसके महत्व को समझाना है कि मौखिक व्यक्ति के सैद्धांतिक पक्षों को समझाते हुए मौखिक व्यक्ति के सैद्धांतिक पक्षों को या पक्षों को बताते हुए या समझाते हुए इसके महत्व को समझाइए। पक्षों को बताते हुए इसके मौखिक व्यक्ति के सैद्धांतिक पक्षों को बताते हुए इसके महत्व को समझाइए। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा जा सकता है कि जो कक्ष हैं, कक्षा में पढ़ाते समय या कक्षा में शिक्षण करवाते समय भाषा की जो अशुद्धियां हैं उस भाषा की अशुद्धियों के निराकरण के लिए यानी भाषा की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कक्ष में कक्ष में भाषा की अशुद्धियों के अशुद्धियों के निराकरण के उपायों का वर्णन कीजिए। अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि से क्या अभिप्राय है? यानी ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि क्या है? ध्वनि से क्या अभिप्राय है? यानी ध्वनि को लेकर विभिन्न जो विद्वान हुए हैं उनका क्या मत है? ध्वनि की उन्होंने क्या परिभाषा दी है? ध्वनि किसे कहा है? उसके बाद ध्वनि के जो मूल तत्व हैं उसके मूल तत्व, उसके गुण और उसके दोष हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ध्वनि से क्या अभिप्राय है, इसके मूल तत्वों और इसके
मूल तत्वों और गुण दोषों को स्पष्ट कीजिए। तो खंड 6 के अंदर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से 3 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 10 अंक का होगा, कुल 30 अंक हो गए। यहां आपको जो उत्तर देने हैं, उत्तरों में जो शब्द सीमा होगी वो होगी 500 शब्दों में। 500 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं, 5 में से कोई भी 3। यहां ये नहीं है कि हर यूनिट से करें, किसी भी यूनिट से अगर 2 प्रश्न है, किसी से 1 है, तो आप कोई भी 5 में से 3 प्रश्न यहां कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है ये निबंधात्मक प्रश्न है और यहां आपको कम से कम 500 शब्दों में यानी उत्तर देना है। तो ये बीएड प्रथम वर्ष का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र आपका है पाठ्यक्रम में भाषा, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका हमने संकलन किया है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तरह से पढ़ें, समझें और लिखकर उत्तर लिखकर यानी अभ्यास करें, ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक हैं वो अर्जित हो सकें। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने जो सहपाठी हैं, जो आपके परिचित हैं, उन तक पहुंचाएं ताकि उनको भी फायदा मिल सके, उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।